आज का हमारा विषय है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे, शब्दों के अर्थ को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम किसी भी काव्य का आनंद सही दृष्टि से नहीं ले सकते। और शब्दों के अर्थ को जानना पहचानना ही तो काव्य के आनंद लेने का प्रथम सीढ़ी माना गया है। इस दृष्टि से शब्दों के अर्थ को जानना और पहचानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बच्चों, शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं और शब्दों के उन अर्थों को हम अलग अलग ढंग से ग्रहण करते हैं। शब्दों के भावार्थ को हम अलग अलग रूप से समझते हैं, ग्रहण करते हैं। तो शब्दों के अर्थ को हम जिन रीतियों या नियमों से ग्रहण करते हैं, उसके भावार्थ को हम जिस रूप में ग्रहण करते हैं, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। स्क्रीन पे आप परिभाषा स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो शब्दों के अर्थ को जिन रीतियों या नियमों से ग्रहण करते हैं, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द में अर्थ छुपे होते हैं और शब्द पर अगर विचार करें तो शब्द की परिभाषा क्या है आप जानते हैं। वर्णों के सार्थक योग को ही शब्द कहते हैं। अर्थात शब्दों का ऐसा योग जिससे कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उसे ही शब्द कहते हैं। और शब्द की पहचान शब्दों में जो अर्थ छिपा होता है उसी से है। शब्दों में निहित अर्थ से ही शब्दों का अस्तित्व है, शब्दों को उसी से जाना जाता है। तो शब्दों के उस अर्थ को हम जिस रूप में ग्रहण करते हैं, उसके भावार्थ को जिस रूप में हम ग्रहण करते हैं, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के प्रमुख रूप से 3 प्रकार बताया गया है। पहला प्रकार है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। तो आइए जानते हैं हम पहला शब्द शक्ति के प्रकार अभिधा। तो अभिधा क्या है, देखिए, शब्द के जिस अर्थ से मुख्य अर्थ या प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस अर्थ से मुख्य अर्थ, उसे हम जिस वाक्य, किसी वाक्य को जिस रूप में पढ़ते हैं, उसका अर्थ उसी रूप में प्रकट होता है, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होता है। जैसे उदाहरण स्पष्ट है, मेरा नाम रमेश है। तो मेरा नाम रमेश है, उसका वही अर्थ है, उसका नाम रमेश है। मोहन दूध पीता है, तो मोहन दूध पीता है, उसका भी वही अर्थ है, निकल रहा है। यह गुलाब का फूल है, तो यह गुलाब का फूल है। जैसा हम पढ़ रहे हैं, तीनों उदाहरण अभी देखिए आप लोग, उसका वही अर्थ निकलता है, उसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थात परिभाषा देखिए, उसके मुख्य अर्थ का ही बोध हो रहा है, सामान्य प्रचलित अर्थ का ही बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होता है। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? शब्द के जिस अर्थ से मुख्य अर्थ या प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होता है। या मुख्य या प्रचलित अर्थ का बोध हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर उससे संबंधित अर्थ का बोध होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण से देखिए, रामू शेर है। तो रामू शेर कैसे हो सकता है? शेर एक जानवर है और रामू आदमी है। तो रामू शेर है कहने का तात्पर्य है, रामू में शेर के समान गुण है, लक्षण है। लक्षणा शब्द शक्ति ही नाम है इसका। तो रामू की जो लक्षण है, स्वभाव की विशेषता है, वो शेर के समान है। जैसे शेर में साहस होता है, निडरता होता है, उसी प्रकार के गुण और विशेषताओं के कारण यहाँ पर क्या कहा गया? रामू शेर है। वह गधा है, कह देते हैं। वह गधा मतलब सही में गधा होता है क्या? नहीं। जैसे गधा विवेकहीन होता है, उसी प्रकार से हम कई बार किसी बोल देते हैं वह गधा है या तुम तो गधे हो। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 ये तो अंक है, संख्या है, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? इसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं, लक्षण है कि वह भाग गया। किसी को बोलते हैं 9 2 11 हो गया, मतलब वो भाग गया। तो देखिए, ये 3 जो उदाहरण हम पढ़े हैं, इसमें सामान्य अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि
लक्षण प्रकट हो रहा है, उससे संबंधित अर्थ का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य जब हम काव्य में पढ़ते हैं तो उसका अर्थ संबंधित अर्थ निकलता है, और ऐसे वाक्यों में जो अर्थ निहित होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। आइए हम तीसरा शब्द शक्ति पढ़ते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? परिभाषा देखिए, शब्द के जिस अर्थ से सामान्य अर्थ या संबंधित अर्थ का बोध ना होकर अन्य तीसरे या अलग अलग अर्थ का बोध होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होता है। इसका जो सामान्य अर्थ है वह हो या संबंधित अर्थ हो, इसके जो अर्थ है उसको अलग अलग व्यक्ति अपने ढंग से अलग अलग रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, सूरज डूब गया। अब देखिए, सूरज डूब गया का अनेक अर्थ हो सकते हैं। कोई अगर मवेशी चराने वाले, गाय बैल भैंस चराने वाले कोई चरवाहा है, तो उसके लिए इसका अर्थ हो गया मवेशियों को घर लाने का समय हो गया, उसके लिए वही अर्थ है। सूरज डूब गया का दूसरा अर्थ लें तो कोई गृहिणी है, उसके लिए घर के काम काज करने का समय हो गया, खाना बनाने का समय हो गया। इस प्रकार से अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। कोई ड्यूटी में गया है तो उसके लिए ड्यूटी से आने का समय हो गया। 8 बज गए, 8 बज गया मतलब कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए विद्यालय जाने का समय हो गया। कोई पुजारी है तो उसके लिए पूजा करने का समय हो गया। कोई रात्रि में पहरा दे रहा है तो उसके लिए पहरादारी से छुट्टी करके घर आने का समय हो गया। ऐसे अलग अलग अर्थ जो है इसका अलग अलग व्यक्ति अपने ढंग से परिस्थिति के अनुसार से ले सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य या शब्द जब हम काव्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होते हैं। तो ये रहा शब्द शक्ति और शब्द शक्ति के 3 प्रकार। तो जब हम किसी वाक्य या किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसके काव्य में उस काव्य में जो अर्थ निहित होता है, उस काव्य में जो अर्थ छिपा होता है, उसे ग्रहण करना, उसे समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तभी हम किसी भी काव्य का या कुछ जो पुस्तक होते हैं उसको हम सही ढंग से समझ पाते हैं। और इस दृष्टि से शब्द शक्ति का बहुत ही महत्व है, इसलिए शब्दों के अर्थ को जानना बहुत आवश्यक होता है। मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर देखिए, जो अभिधा से जो शब्द बनता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, और उसके जो अर्थ निकलते हैं उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षणा से जो शब्द बनता है उसे लक्षक शब्द कहते हैं, और उसके अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। व्यंजना से जो शब्द बनता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं, और उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो ये रहा शब्द शक्ति। मैं अपेक्षा करूं आप सभी को ये शब्द शक्ति समझ में आया होगा। धन्यवाद।